जून के पहले सप्ताह में अमेरिकी डॉलर की कीमत 79 रुपए के करीब पहुंच गई। अगली मंजिल 80 की होने वाली है। रुपए और डॉलर की विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक बता रहे हैं कि रुपया टूटता ही जाएगा। कभी तेजी से, कभी धीमे, लेकिन यह ढलान जल्दी रुकेगी नहीं। एक वक्त था जब रुपए का गिरना देश का अपमान था। राष्ट्रवादी आग्रह हुंकार भरते थे, आर्थिक तर्क पानी भरते थे। अब पाले बदल गए तो आवाजें बदल गईं। तब जो बाहें फटकारते थे आज मौन होकर मुस्कुरा रहे हैं। तब जो अवमूल्यन को जरूरी बताते थे वे आज कुछ दूसरे हिसाब बता रहे हैं। करेंसी की कीमत घटने बढ़ने के अपने आर्थिक कारण हैं, लेकिन भारत की सियासत रुपए के मूल्य को लेकर हमेशा से अजीब सी गफलत में पाई गई है। यहाँ याद करना जरूरी है कि किस तरह रुपए के दो अवमूल्यनों ने अलग अलग तरह से भारत की आर्थिक किस्मत ही बदल दी। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। यह कहानी 1947 से ही शुरू होती है। आज़ाद भारत का संविधान और आर्थिक नीतियां भी दूर थीं। रुखसत होने से पहले तक ब्रिटिश हुकूमत भारत में एक मौद्रिक प्रणाली बना चुकी थी, जिसकी शुरुआत 1835 में क्वाइनेज कानून लागू होने से हुई। आज़ादी के वक्त भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय दर तय करने के लिए पार वैल्यू प्रणाली का पालन कर रहा था। इस प्रणाली में किसी देश की मुद्रा की कीमत किसी दूसरे करेंसी या सोने के भाव से तय की जाती है। रुपए की कीमत ब्रिटिश पाउंड पर आधारित थी और ब्रिटिश पाउंड की कीमत डॉलर पर, और डॉलर की कीमत तय होती थी सोने से, क्योंकि वह गोल्ड स्टैंडर्ड का दौर था। रिजर्व बैंक के आधिकारिक दस्तावेज रुपए और सोने का हिसाब बताते हैं। 1947 में करीब 4.15 ग्रेन सोना, यानी लगभग 0.27 ग्राम सोना 1 रुपए के बराबर था। कुछ पुराने दस्तावेज जिक्र करते हैं कि तब 1 ब्रिटिश पाउंड में 13 रुपए आते थे। 1 पाउंड करीब 2.73 अमेरिकी डॉलर का था, यानी भारत की आज़ादी के वक्त $1 लगभग 4.76 रुपए में आ जाता था। 1949 में रुपए का पहला तकनीकी अवमूल्यन हुआ और 1966 में पहला बड़ा नीतिगत अवमूल्यन। पूरी दुनिया में जोरदार हंगामे के बाद 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड किस तरह विदा हुआ, इसका किस्सा हम किस्सों के सिक्के के पिछले संस्करणों में बता चुके हैं। इधर गोल्ड स्टैंडर्ड की विदाई से पहले तक भारत की मौद्रिक नीति में बड़ी उथल-पुथल हो चुकी थी। आज़ादी के बाद के दशकों में भारत का निर्यात ना के बराबर था। विदेशी मुद्रा के नाम पर विदेशी मदद ही मिलती थी। व्यापार घाटा काफ़ी ऊंचा था। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत के आर्थिक हालात खराब हो रहे थे। राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी बड़ी मुसीबत थी। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण रक्षा खर्च बेतहाशा बढ़ा। उसी दौरान भारत में सूखा भी आया। विदेशी सहायता सीमित थी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने कुछ ही महीने बीते थे। इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि मौद्रिक नीति बदलने से विदेशी मदद आएगी, व्यापार घाटा कम होगा, शायद विदेशी पूंजी भी आ जाए। वह 6 जून 1966 का दिन था, यानी 6/6/66। इंदिरा गांधी ने रुपए का 36.5% अवमूल्यन कर दिया। यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भूकंप जैसा था। यह फैसला कारगर नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिला, महंगाई बढ़ती चली गई। इस अवमूल्यन के बाद 1 अमेरिकी डॉलर 4.76 रुपए का नहीं बल्कि 7.50 रुपए का हो गया था। अवमूल्यन से नुकसान बढ़ा तो रिजर्व बैंक की तरफ से नई कोशिशें शुरू हो गईं। इस बीच 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। रुपए की कीमत अब तक ब्रिटिश पाउंड से तय होती थी, इसलिए उतार चढ़ाव थामने की कोशिश में रिजर्व बैंक ने कुछ प्रमुख मुद्राओं का एक समूह बनाया। इनके औसत के आधार पर भारतीय रुपए की कीमत तय की जाती थी।
यह प्रणाली 1975 से लागू हुई। इधर 1966 का अवमूल्यन इंदिरा गांधी की राजनीतिक साख पर भारी पड़ा था। इसके बाद देश का अर्थचक्र उल्टा घूम गया। लाइसेंस परमिट राज आ गया, MRTP एक्ट बना, निजी बैंकों में जमा धन को जनता तक पहुंचाने के वादे के साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने खोल में सिमटकर काफी पिछड़ गई। 1991 में जब आर्थिक सुधार शुरू होने थे, तब रुपए की कीमत सबसे बड़ी उलझन बनकर सामने खड़ी थी। भारत भुगतान संतुलन के संकट में था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था। इस बीच 21 जून 1991 को PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश उस वक्त प्रधानमंत्री राव के सलाहकार थे। उन्होंने अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैक में रुपए के एक अनोखे अवमूल्यन का किस्सा दर्ज किया है। जयराम रमेश लिखते हैं कि रुपए के अवमूल्यन को लेकर प्रधानमंत्री नरसिंह राव बुरी तरह असहज थे। 1966 में इंदिरा गांधी के अवमूल्यन के बाद अर्थव्यवस्था की जो दशा बनी थी, उसे याद करते हुए प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव खौफजदा थे। इधर 1991 के विदेशी मुद्रा संकट के बीच भारत के पास विकल्प सीमित थे। लंबी मशक्कत के बाद वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री राव को रुपए के लगातार 2 अवमूल्यनों पर राजी कर लिया। 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को रुपए की कीमत क्रमशः 7 और 9% घटाई जानी थी। 1 जुलाई वाला पहला अवमूल्यन तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री राव इस फैसले से इतने असहज हो गए कि 3 जुलाई को सुबह उन्होंने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बुला लिया। प्रधानमंत्री का आदेश था कि अब बस बहुत हुआ, रुपए का दूसरा अवमूल्यन रोक दिया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव सहज नहीं हुए। अंततः सुबह 9:30 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर S वेंकटा रमणन को फोन किया ताकि रुपए का अगला अवमूल्यन रोका जा सके, लेकिन तब तक देर हो गई थी। रिजर्व बैंक ने सुबह 9 बजे रुपए का दूसरा और पहले से ज्यादा बड़ा अवमूल्यन लागू कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राहत की सांस ली और प्रधानमंत्री को उत्साह के साथ फैसला सूचित कर दिया। उस वक्त तक यह रुपए का सबसे बड़ा अवमूल्यन था, और वह भी सिर्फ 72 घंटों में। 1966 के फैसले की तुलना में यह अवमूल्यन कामयाब रहा। यहाँ से भारत के सुधारों ने गति पकड़ ली। अगले 1 दशक में देश की अर्थव्यवस्था की सूरत बदल गई। लेकिन अवमूल्यन के बाद संसद में लंबे समय तक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को विपक्ष ही नहीं, अपनी पार्टी की लानतें भी झेलनी पड़ी। वही विपक्ष आज का सत्ता पक्ष है और रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर है। 1991 में रुपए के बड़े अवमूल्यन के बाद राज्यसभा में एक बहस हुई थी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक हस्तक्षेप काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि विनिमय दर केवल एक मूल्य मात्र है, जिसका प्रतिस्पर्धात्मक होना जरूरी है। अंग्रेज शासक भारत को प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक बनाकर रखना चाहते थे। वे चाहते ही नहीं थे कि भारत में उद्योग बने और उद्योगों का निर्यात हो। इसलिए हमारे भीतर घरेलू मुद्रा को हमेशा ताकतवर रखने के संस्कार भर दिए गए। रुपए का संतुलित अवमूल्यन यदि हमें दुनिया के होड़ में खड़े होने की ताकत देता है, तो वह राष्ट्र विरोधी कैसे हो जाएगा। आज टूटते रुपए के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शायद ऐसा ही कुछ कहना चाहेंगी। कांग्रेस भी पीछे मुड़कर देख सकती है कि रुपए की कमजोरी और ताकत को लेकर तब किस तरह के तर्क दिए गए थे। यह था आज का किस्सा। अगले सप्ताह फिर नए किस्से के साथ। आप देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।